एवरीवन। तो हम आर एस प्री के जो टॉपिक हैं वो देख रहे थे। तो उसमें हम ये टॉपिक देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का, चित्रकला एवं हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियाँ। चित्रकला एवं हस्तशिल्प की विभिन्न शैलियाँ, प्रदर्शन कलाएँ। तो इसमें हम आर बी एस सी की जो 10th की बुक है उसका चैप्टर 5 है, राजस्थानी चित्रकला एवं लोककला। तो ये चैप्टर आज देखेंगे। तो सबसे पहले चित्रकला क्या है, जैसे कि चित्रकला का विकास कैसे हुआ, चित्रकला की अलग अलग क्या शैलियाँ हैं। सबसे पहले चित्रकला कहाँ से आई? तो सबसे पहले क्या था, जैसे हम भित्ति चित्र देखते थे। भित्ति चित्र का मतलब क्या हो गया? भित्ति का मतलब हो गया भीत। भीत ये राजस्थानी मारवाड़ी शब्द भीत का मतलब हो गया दीवार, है ना। तो मारवाड़ी में कैसे, जैसे भीत बचीड़ा मत खा, भीत से बचीड़ा मत खा का मतलब हो गया दीवार से सर मत फोड़। तो भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पर चित्र बने। तो आदि मानव जो था पहले, वो गुफाओं में निवास करता था। गुफाओं में निवास करता था तो गुफाओं के अंदर ही वो जो दीवारें होती थी, दीवारों पर चित्रण करते थे। और पत्थर ही था पहले, शिलालेख बनते थे तो पत्थरों पर चित्रण होता था। तो या तो पत्थरों पे होता था, कागज़ का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ था, या फिर कपड़ा, या फिर पत्ते, या फिर कोई धातु के पात्र होते थे, उन पर चित्रण करते थे। तो अभी जो चित्रकला की खोज करते हैं, मतलब चित्रकला कहाँ से शुरू हुई, तो क्या कागज़ों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर जो भी सजावटें हमें मिली है ना, उससे हमने उसका काल निकाला, उसकी विशेषताएं निकाली कि उस काल में क्या विशेषताएं रही होगी। तो राजस्थान में जैसे आलनिया है, दर्रा है कोटा के अंदर, बेराट है, दर है भरतपुर के अंदर। तो इन स्थानों से क्या हुआ, शैलाश्रयों से, गुफाओं से आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो मिले रेखांकन, फिर क्या मिले, फिर मिले चित्रांकन। रेखांकन का मतलब क्या हुआ कि रेखा का अंकन, रेखा का अंकन। चित्रांकन का मतलब हो गया चित्र का अंकन। तो पहले क्या था कि मानव को, जब आदि मानव जब शुरुआत में था, ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ये दीवार है तो इसके ऊपर चित्रण कैसे किया, एक रेखा ऐसे बनी, एक रेखा ऐसे बनी, एक ऐसे बना दी, 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 एक ऐसे बना दी। तो ये कोई भाषा तो थी नहीं उस टाइम, तो भाषा नहीं थी, तो उनके जो भाषा चलती थी वो उनके मतलब सिंबल्स थे। तो सिंबल्स जो थे, इन सिंबलों का कुछ ना कुछ मतलब था। अब अगर आपको ये भाषा आती है तो आप ये समझ जाओगे कि इन सिंबल का क्या मतलब है। तो ये डिकोड करते हैं। अब जब भी हमें मिलती है तो हम इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि यार 4 जगह से जो चित्र मिले तो इनमें ये भाषा, इनमें ये, तो इनके अंदर क्या समानता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में तो क्या मिले आपको, रेखांकन मिले। फिर वी एस वाणकर ने चंबल घाटी, कालीसिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्र शैलाशयों की खोज की। कुछ गुफाएं तो मिली जिनके अंदर सिर्फ रेखांकन था, कुछ गुफाएं मिली जिनके अंदर चित्रांकन भी था, मतलब चित्र शैलाशय। तो अब लोगों को पता चल गया, ठीक है यार, ये गाय है तो गाय का चित्रण ऐसे करना है, ये भैंस है तो भैंस का चित्रण इस तरह से करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे चित्रकला के प्रकारों में भी डिफरेंस आने लगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? चित्रित ग्रंथ कौन से हैं सबसे प्राचीन? 1060 में इनकी रचना हुई, ओद निरुक्ति वृत्ति, एक तो ये हो गया, और एक हो गया 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये जैसलमेर भंडार में मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको चित्रकला में से इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ये पूछ लेगा, या क्या पूछेगा, कौन सा चित्रकारों के नाम दे देगा, इधर शैली दे देगा, मिलान कर दो।
मेवाड़ शैली से कौन सा है, किशनगढ़ शैली से कौन सा है, जोधपुर शैली से कौन सा है, या आदमकद पोर्ट्रेट बनाने की जो आदमकद पोर्ट्रेट बनाने की जो चित्रकला है वो किस शैली से संबंधित है। यह पूछ लेगा आपको। बनी ठनी, मोनालिसा, ये तो बहुत पुराने हो गए। साहिब राम, सालिग्राम, ये सब हो गए काफ़ी। निहाल चंद, ये सब हो गए बहुत पुराने। यह पूछ लेगा चावंड शैली का विकास किस राजा के काल में हुआ। अब क्या है कि आरपीएससी जो है वो इससे 1-2 कदम आगे चला गया, यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो वो 3-4 स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसमें लाल काले पीले हरे रंग की अधिकता है, इसके समय में इसका विकास अधिक हुआ था। एक और स्टेटमेंट दे देगा। अब कह देगा गलत कौन सी ये ढूंढो। यह कह देगा इनमें से निम्न में से कौन सी सही है, ABCD। तो अब आपको क्या है कि ये डीप से पढ़ना ज़रूरी हो गया। या चौथे स्टेटमेंट देगा ये इस शैली के चित्रकार थे, उसमें से कोई चित्रकार हो सकता है किसी और शैली के, और ऊपर की 3 स्टेटमेंट किसी और शैली की हो, तो आपको गलत ढूंढने के लिए दे देगा, तो चित्रकार वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो हमने कोशिश की है सारा कंटेंट इसमें लेने की, तो इससे लगभग आपके 99% क्वेश्चन हिट हो ही जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है किताबें, है ना। फिर विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम कब मानते हैं, 1500 ईस्वी के आसपास। छोटे छोटे जो पशु परिचर के एग्जाम होते हैं उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब माना गया है, 1500 ईसा के आसपास। और जन्मभूमि कौन सी है, मेवाड़ जो है, मेदपाड़ जगह है मेवाड़ के अंदर। तो अजंता शैली से प्रभावित है ये मेवाड़ शैली जो है, अजंता शैली से प्रभावित है। तो प्रारंभ में क्या था, जैन शैली, गुजरात शैली, अब्रन शैली का प्रभाव था। और बाद में जब मुग़ल आए तो राजस्थानी चित्रकला पर मुग़लों का प्रभाव आ गया। मुग़लों की तरफ पगड़ी बनाने लग गए, हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया, है ना। तो ये मुग़ल प्रभाव थे। तो राजस्थानी चित्रकला सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, खूब बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। ये भी पूछ लेगा आनंद कुमार स्वामी ने किस बुक के अंदर किया, राजपूत पेंटिंग्स। कब किया, 1916 में। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आनंद कुमार स्वामी ने किया, राजपूत पेंटिंग्स में किया, और कब किया, 1916 में। और W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इसे राजपूत कला नाम दिया। अब ये बोल रहे राजस्थानी चित्रकला, इसका नाम किसने दिया, तो राय कृष्ण दास ने। राजस्थानी चित्रकला किसने दिया, राय कृष्ण दास ने। तो राजस्थानी चित्रकला की क्या विशेषता है, तो एक तो ये नॉर्मल जनरल चित्रकला की विशेषता हो गई। हम इसको राजस्थानी चित्रकला की विशेषता पढ़ लेते हैं। एक तो लोक जीवन से जुड़ाव, प्राकृतिक परिवेश दिखता है, भाव प्रवणता दिखती है ना। चित्रकला से हम जो उस टाइम की जो सोशल लाइफ है वो कैसी रही होगी उससे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके चित्रों के अंदर जो चित्रों का प्रकार है उससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों की क्या मानसिकता रही होगी। भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले चमकदार रंगों का संयोजन। तो कई जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो पेंटिंग है, कृष्ण भगवान से संबंधित पेंटिंग है, तो उससे हमें भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। महलों और किलों मंदिरों में राजस्थानी चित्रकला की बहुलता है। ज़्यादातर इसमें आपको राजस्थानी चित्रकला देखने के लिए मिलेगी, किलों के अंदर तो दिखेगी। विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण भी आपको इसमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो जो शैलियों का वर्गीकरण है वो 4 शैलियाँ मुख्य तरह हमारे राजस्थानी चित्रकला में है। एक तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के अंदर सबसे प्रमुख कौन सी, चावंड की शैली होगी, उदयपुर की शैली होगी, नाथद्वारा की शैली होगी। और देवगढ़ जो था इसका ठिकाना था, तो ये हो गई उपशैली।
फिर मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, ये भी शैलियाँ हैं, है ना। फिर हाड़ौती शैली हो, हाड़ौती शैली में क्या आ गया, कोटा शैली, बूंदी शैली। झालावाड़ जो थी उप शैली थी इनकी। फिर ढूंढाड़ में आमेर शैली आ गई, जयपुर शैली आ गई, शेखावटी शैली आ गई, अलवर शैली आ गई, उनियारा की उप शैली आ गई। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मेवाड़ शैली देखते हैं। मेवाड़ शैली के अंदर हम उदयपुर शैली भी देखेंगे, नाथद्वारा शैली भी देखेंगे और देवगढ़ उप शैली भी देखेंगे। देवगढ़ जो है आपकी उप शैली है। तो उदयपुर शैली में क्या है, रागमाला जो है उदयपुर मेवाड़ शैली में, देखिए राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक जो रूप है वो मेवाड़ शैली में मिलता है। तो राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है हम मेवाड़ से ही मानते हैं। तो प्रारंभिक और मौलिक रूप कहाँ पे मिलेगा आपको, मेवाड़ के अंदर। तो इस शैली के अंदर क्या हुआ, पोथी ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ। पोथी ग्रंथों का मतलब मोटी मोटी जो किताबें होती है उनको हम कहते हैं पोथी ग्रंथ। तो मेवाड़ की जो सबसे पुरानी चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1260 में इसका चित्रण हुआ था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रण हुआ। अब क्या, ये तो खूब पूछ लिया कौन सा है, अब पूछ लिया किसके शासनकाल में हुआ। तो तेज सिंह के शासनकाल में इसका चित्रण हुआ था। फिर 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी सुपासना चरित्रम, ठीक है, उसमें भी यही शैली यूज हुई हुई है। फिर डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चौर पंचारिका शैली का उद्गम भी मेवाड़ में माना है। चौर पंचारिका शैली का उद्गम किस शैली से, कहाँ से माना जाता है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ से। तो महाराणा कुंभा का जो काल था वो मेवाड़ की चित्रकला का सबसे स्वर्णिम काल था। तो परिजात अवतरण है, भागवत पुराण का पार्ट है ये किसकी कृति है, नाना राम की। उदय सिंह के काल में बनी थी ये परिजात अवतरण। और ढोला मारू तो प्रताप के काल में चावण शैली से संबंधित है। पूछ लेगा ढोला मारू जो चित्रकला है वो किस शैली से संबंधित है, चावण शैली से संबंधित है। तो सबसे पहले हम उदयपुर शैली देखते हैं। उदयपुर शैली के अंदर क्या है कि अमर सिंह जो थे, अमर सिंह का जो शासनकाल था उसके अंदर रागमाला का चित्रण हुआ और इसके चित्रकार कौन थे, निसारदीन। तो अब ये ध्यान रखना निसारदीन जो है वो किस शैली से संबंधित है, निसारदीन उदयपुर शैली से संबंधित है। तो राजा जगत सिंह का जो काल था इसके बाद वो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल था। अब इसमें देखिए इतने राजा आएंगे, इतने कलाकार आएंगे, आप सबको याद नहीं रख पाएंगे। इम्पोर्टेंट जो होगा उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। सब याद रखने की कोशिश करोगे तो सब भूल जाओगे, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए तो काफ़ी याद रख पाओगे। फिर रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण पर लघु चित्र बने हुए हैं। इनके प्रमुख चित्रकार कौन से थे, साहब बिन मनोहर। चितेरों की ओरी की स्थापना की थी जिसको तस्वीरों को कारखाना भी कहते थे। किसने की, राजा जगत सिंह ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। चितेरों की ओरी की स्थापना किसने की, तो किसने की, राजा जगत सिंह ने। या किस शैली से संबंधित है, उदयपुर शैली से संबंधित। निसारदीन की शैली से संबंधित है, उदयपुर शैली से संबंधित। बस इतना ध्यान रखनी, ये फालतू आप याद रखने की कोशिश करोगे याद रख भी नहीं पाओगे और सारी खिचड़ी हो जाएगी। अब इसकी क्या विशेषता है, अब ये देखिए पहले इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या है कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए ना, तो उसमें ये पूछने लग गए। तो अब ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो विशेषता है क्या, पुरुषाकृति की क्या विशेषता है, गठीली मूंछों से भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले अधर, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा। अब क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बादामी आंखें, बादामी आंखें किस शैली से संबंधित है। तो हम आगे देखेंगे स्त्रियों की जो बादामी आंखें हैं वो किस शैली से संबंधित है, किस शैली में स्त्रियों की आंखें बादामी आकृति में बनाई गई है, तो देखेंगे हम। फिर स्त्रियां मीनाकृत आंखें, ये देखो पूछ लिया, मीनाकृत आंखें
किस शैली की विशेषताएं? उदयपुर शैली की। सीधी लंबी नाक, ठिंगना कद, लुगड़ी घाघरे व कंचू की तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण से सज्जित। स्त्रियों को कैसे दिखाया गया है? आंखें तो मीनाकृत दिखाई गई, नाक सीधी लंबी दिखाई गई, ठिंगना कद दिखाया गया और प्रकृति का संतुलित चित्रण किया गया। इसमें लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट नाथद्वारा शैली हम देखते हैं। इसमें क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नाथद्वारा। ये पूछा हुआ है अभी जो ये असिस्टेंट कमांडेंट का था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, रीट में भी पूछा है अभी। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? नाथद्वारा। तो यहाँ श्रीनाथ जी के भक्त हैं और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित श्रीनाथ जी। तो इस शैली की मौलिक देन जो श्रीनाथ जी के स्वरूप है उसके पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। पिछवाइया कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की। तो कृष्ण चरित्र की बहुलता है इसमें, ठीक है। कृष्ण भगवान आए हुए हैं यहाँ पे। तो यशोदा, नंद, बाल, ग्वाल, वल्लभ संप्रदाय संतों का चित्रांकन किया गया है। हरे पीले रंगों का अधिक्य है। सघन वनस्पति का चित्रण है। कदली वृक्षों की प्रधानता है, ये पूछ लेगा। कदली वृक्षों की प्रधानता किस शैली के चित्रों में दिखाई देती है? नाथद्वारा शैली में। अब चित्रकार कौन से? बाबा रामचंद्र, नारायण चतुर्भुज, चंपालाल, घासीलाल, तुलसीराम। ये तो अब क्या है, खूब सारे आएंगे, आप इतने याद ही नहीं रख पाओगे। महिला चित्रकार आप याद रख लीजिए, कमला व इलायची, वेरी इंपॉर्टेंट। किस शैली से संबंधित है कमला व इलायची? नाथद्वारा शैली से। फिर देवगढ़ शैली, तो श्रीधर अंधारे जो थे इनके द्वारा इस शैली को प्रकाश में लाया गया, ठीक है। तो ये ठिकाना जो था देवगढ़, ये द्वारिकादास चुंडावत ने स्थापित किया और यहाँ के सामंत सोहल व उमराव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सोहल व उमराव। पूछ लेगा कहाँ के सामंत सोहल व उमराव कहलाते थे? देवगढ़ शैली के सामंत। मारवाड़, मेवाड़ तथा जयपुर शैली का मिश्रित रूप है ये। प्रमुख चित्रकार कौन से? बगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ। पीले रंग की बहुलता रही यहाँ पे। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राशि ठाड़बाट दिखाए गए। अजारा की ओवरी, मोती महल आदि ये चित्र यहाँ के फेमस है। फिर मारवाड़ शैली पे आ जाते हैं। तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। चित्रकार श्रृंगधर की शैली से संबंधित है मारवाड़ शैली, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। यक्ष शैली को किसने जन्म दिया? चित्रकार श्रृंगधर ने। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष समय प्रतिहारकालीन ओर्ध नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। ओर्ध नियुक्ति वृत्ति में, ठीक है। मारवाड़ी साहित्य के जो चित्र थे मुख्यतः प्रेमाख्यान पर आधारित थे। तो मारवाड़ शैली में जो चित्र है, मारवाड़ी लोग क्या है, थोड़े से दीवाने टाइप है, तो प्रेमाख्यानों के ऊपर इन्होंने ज़्यादा चित्रण किया। तो जो मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र आपको काम किस में मिलेंगे? ओर्ध नियुक्ति वृत्ति में। ओर्ध नियुक्ति वृत्ति, ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम जोधपुर शैली देखते हैं। तो चोखिला महल और उत्तराध्ययन सूत्र, इसमें आपको जोधपुर शैली दिखेगी। 1623 में पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह का काल आया तो कृष्ण चरित्र में मुगल का प्रभाव दिखने लगा। सामंती संस्कृति का चित्रण था, क्योंकि सामंत और मुगलों का उस टाइम जो सामंतवादी संस्कृति मुगलों के टाइम आ चुकी थी, तो सामंती संस्कृति का इसमें खूब चित्रण हुआ। फिर महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए का चित्र किसने बनाया? डालचंद ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट, डालचंद, इसको याद रखना। किस शैली का चित्रकार है? जोधपुर शैली का। कौन सा चित्र बनाया? महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए। फिर महाराजा मान सिंह, मारवाड़ की चित्रकला चरमोत्कर्ष पर आई इनके टाइम पे। इन्होंने नाथ संप्रदाय के चित्रों का चित्रण खूब करवाया। अब प्रमुख चित्रकार इनके टाइम में कौन थे? जैसे
अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये कौन से मारवाड़ शैली से संबंधित है सभी। अब प्रेमाख्यान कौन कौन से जिनके ऊपर मारवाड़ के अंदर खूब चित्रण हुआ है। ढोला मरवण, ढोला मरवण हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। ढोला एक राजकुमार था और मरवण राजकुमारी थी, इन दोनों की प्रेम कहानी थी। मुम्मल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, बादाम सी आंखें, ऊंची पाग और खंजन पक्षी का चित्रण इस शैली की विशेषता है। तो बादाम सी आंखों वाली स्त्रियां किस शैली में चित्रित की गई, ध्यान रखना। मीनाकृत आंखें तो नाथद्वारा शैली में और बादाम सी आंखें जोधपुर शैली में। खंजन पक्षी का चित्रण खूब हुआ है, किस शैली में खंजन पक्षी का चित्रण खूब हुआ है, जोधपुर शैली के अंदर। इसके बाद बीकानेर शैली आ गई, ये भी मारवाड़ शैली का ही भाग है। बीकानेर शैली में क्या था, राय सिंह जो थे वो मुगल कलाकारों को लेकर आए। राय सिंह जी मुगल कलाकारों को लेकर आए। कौन कौन थे, एक तो उस्ता अली रजा और एक उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। अब ये पूछ लेगा इन दोनों को कौन लेके आया, राय सिंह लेके आया। तो ध्यान रखना, राय सिंह उस्ता अली रजा को लाया और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को। इन्होंने यहाँ पे आके उस्ता कला की नींव रखी, उस्ता कला विकसित की, ठीक है। और इनकी कलाकृतियों से ही बीकानेर शैली का उद्गम हुआ। चूँकि ये लोग मुगलों से आए थे तो मुगल का प्रभाव, मुगल शैली का प्रभाव तो इनके चित्रों में दिखेगा ही। अब यहाँ पे क्या है, दो परिवारों का विशेष प्रभाव है, एक तो मथेरण परिवार, एक उस्ता परिवार। तो मथेरण परिवार तो क्या है, पारंपरिक जैन मिश्र सॉरी पारम तो मथेरण परिवार ने क्या किया, पारंपरिक जैन मिश्रित जो राजस्थानी शैली के चित्र थे उन्होंने खूब बनाया इन्होंने। और उस्ता परिवार ने क्या किया, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण किया इन्होंने। फिर महाराजा अनूप सिंह का काल आया, तो इनके टाइम में प्रसिद्ध कलाकार रामलाल, अली रजा, हसन और उस्ता कला जो थी इनके टाइम में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। तो ये देखिए आप सब याद नहीं रख पाएंगे, खूब सारे चित्रकार, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कुछ कुछ रखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले। डालचंद को आप रख लीजिए, जैसे साहिबदीन ऊपर आया था उसको रख दीजिए। महिला चित्रकार है इलायची और एक और थी, उनको याद रखिए। बाकी आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम आते हैं मुगल अब इस शैली की जो बीकानेर शैली हम पढ़ रहे थे, इसकी क्या विशेषता है। मुगल स्कूल का मिश्रित प्रभाव दिखना ही था, क्योंकि मुगल कलाकारों ने इसे विकसित की। नीले, हरे, बैंगनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, ये आप ध्यान रखना, पूछ लेगा। स्लेटी रंगों का प्रयोग और किसी शैली में नहीं हुआ है। शाहजहाँ एवं औरंगजेब शैली की पगड़ी के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, यह इस शैली की विशेषता है। फव्वारों और दरबार के दृश्यों में दक्षिण शैली का प्रभाव, ये पूछ लेगा स्टेटमेंट के अंदर। तो किससे संबंधित है, दक्षिण शैली का प्रभाव कौन सी शैली में दिखाई दिया जाता है, बीकानेर शैली में। फिर किशनगढ़ शैली पढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली में क्या है, राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के परिवार प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ। राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। तो ये जो राजा सावंत सिंह थे, नागरिक दास के नाम से प्रसिद्ध थे और बनी ठनी का इन्होंने चित्रांकन किया। बनी ठनी का चित्रांकन किया, इसका कलाकार कौन था, मोरध्वज निहाल चंद। एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है और 1973 में भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट भी जारी किया। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछ चुका है आरपीएससी, आरएसएमएसएस भी। तो अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने बंद हो गए, बहुत पूछ लिया। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित, निहाल चंद इसका कलाकार है, इसका चित्रकार है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। अब मोती जड़ी श्वेत या मोंगिया पगड़ी, ये इसकी विशेषता थी। लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें, कमल पंखुड़ी सी आंखें किस शैली की विशेषता है, किशनगढ़ शैली की।
केले के गाछ किस शैली में दिखाई दिए जाते हैं? केले के वृक्षों का चित्रण किस शैली में किया है? तो किस शैली में किया है? किशनगढ़ शैली में। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं। प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी। प्रमुख चित्रकार कौन थे? नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास। फिर अजमेर शैली, तो अजमेर शैली में क्या है? भिणाएँ, सावर, मसूदा, झूनिया ये ठिकाने थे। इनके जो चित्रण थे इसी से इस अजमेर शैली का विकास हुआ। तो उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार थी इसकी, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है। ऊपर एक चित्रकार आई थी, दो महिला चित्रकार आई थी, एक तो इलायची थी और दूसरे का आप देख लेना ऊपर, और एक उसना और साहिबा, ये दो इनका ध्यान आपको याद रखना है। फिर झूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबू जी का चित्रण। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रशय मिला। ईसाई धर्म का प्रभाव किस शैली में दिखता है आपको? अजमेर शैली में। ठीक है। फिर नागौर उपशैली, तो वृद्धावस्था के चित्रों का इसमें पूर्वक चित्रण किया गया है और पारदर्शी वेशभूषा का भी चित्रण किया गया है। वृद्धावस्था के चित्रों का कुशलतापूर्ण चित्रण किसमें किया गया? नागौर की उपशैली में। इसके बाद हमारा जैसलमेर शैली आ जाती है। तो इसमें चित्रकार कौन थे? हर्राज, मूलराज, अक्षय सिंह के संरक्षण में विकास हुआ। सॉरी, चित्रकार नहीं, ये राजा थे, इनके संरक्षण में जैसलमेर शैली का विकास हुआ। मूमल इनका प्रमुख चित्र है और मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव इस शैली में नहीं दिखाई देता है। ये बिल्कुल मतलब यहाँ की ओरिजिनल शैली है, ये समझ लीजिए। फिर घाणेरा उपशैली, तो नारायण, छज्जू और कृपाराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे और कुछ खास इसमें है नहीं। फिर हाड़ौती शैली की बात करते हैं। तो हाड़ौती शैली में क्या है? राव छत्रसाल ने रंगमहल बनवाया था और चित्रशाला का निर्माण भी राव उमेद सिंह के समय में हुआ। जंगली सुअर का शिकार करते हुए ये उमेद सिंह का चित्र यहाँ पे फेमस है। तो हाथियों की लड़ाई, राग रागिनी, ऋतु वर्णन, बारहमासा, उत्सवांकन आदि चित्र इसमें दिखाई देते हैं। और सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। पशु पक्षियों का इसमें इस शैली में खूब चित्रण हुआ है। ठीक है, ये पूछ लेगा पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? बूंदी शैली में। फिर कोटा शैली वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद ये प्रमुख चित्रकार है। अब ढूंढाड़ शैली में चलते हैं। ढूंढाड़ शैली में आमेर की शैली है और जयपुर की शैली है। तो अब ऊपर इन शैलियों में से हाड़ौती शैली में से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके इस शैली में से, जयपुर शैली में से, जैसे ना यशोधरा चरित और रज़्मनामा ये आमेर शैली के प्रमुख चित्र है। पूछ लेगा यशोधरा चरित और रज़्मनामा किस शैली के संबंधित है या किस शैली के चित्र हैं। रज़्मनामा में क्या है? 169 बड़े आकार के चित्र है और जयपुर के चित्रकारों को इसके अंदर उल्लेख मिलता है। फिर जयपुर शैली में चलते हैं। तो महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम के समय में 36 कारखानों की स्थापना हुई। ठीक है, इसमें क्या था? ये 36 कारखानों की स्थापना क्यों हुई? अपने राज चिन्हों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना हुई। उसमें एक क्या कारखाना कौन सा था? सूरत खाना। तो यहाँ पे क्या था? चित्र निर्माण का कार्य होता था। तो सवाई ईश्वरी सिंह के समय में इसे आमेर से जयपुर शिफ्ट कर दिया। ये पहले कहाँ था? आमेर में था। फिर सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पे इसको जयपुर शिफ्ट किया। तो साहिब चंद व लालचंद इसके समय के चित्रकार थे ईश्वरी सिंह के, साहिब राम और लालचंद। तो साहिब राम ने क्या किया? एक तो आदमकद पोर्ट्रेट बनाए और इन्होंने लालचंद ने क्या किया? जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की? हमने शुरू में बात की थी। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की।
साहिब राम और लालचंद फेमस है, डालचंद फेमस है, इनको ध्यान रखो आप। साहिब राम किससे संबंधित है? जयपुर शैली से। एक साहिब राम ऊपर भी था, तो वो भी आप ध्यान रखना, वो किस शैली से संबंधित था। एक तो डालचंद था, एक साहिब राम था शायद ऊपर। चलो आप देख लेना इसको, हम आगे चलते हैं। फिर सवाई माधो सिंह का टाइम आ गया, तो कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाया। ये भी ध्यान रखना, एक अलग चीज़ हुई, मतलब रंगों का प्रयोग नहीं किया, मोतियों का, लाख का प्रयोग किया, लकड़ी की मणियों का प्रयोग किया। किसके समय में? सवाई माधो सिंह के समय में। कौन सी शैली है? जयपुर शैली में। लाल चितेरा इनका प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। सवाई ईश्वरी, ये लाल चितेरा जो है ना, सवाई माधो सिंह फर्स्ट और सवाई ईश्वरी सिंह दोनों के टाइम में था ये। फिर सवाई प्रताप सिंह का टाइम आ गया। इन्होंने 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त किए थे। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, ये सब उस टाइम इन्होंने नियुक्त किए। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जिसको अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जानते हैं, इसकी 1857 में स्थापना की। किसने की? सवाई राम सिंह ने। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। फिर आला गीला, अमराइश और मोराक्सी, ये जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है। आला गीला मतलब आला और गीला, ये एक तरह से मतलब गीला, ये समझ लीजिए। चूने के पत्थर पे प्लस्तर को घोटकर चिकना किया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। तो सर्वप्रथम ये कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? आला गीला पद्धति आमेर में। तो ये पूछ ले, आला गीला क्या है? चित्र की पद्धति है। आला गीला किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अलवर शैली आ जाती है। अलवर शैली में क्या है? प्रताप सिंह के समय में जयपुर से अलग होकर अस्तित्व में आई। पहले जयपुर का ही पार्ट था, प्रताप सिंह के समय में जयपुर से अलग हो गई। शिव कुमार और डालू राम दो चित्रकार थे, वही लेकर आए थे इसको। कहाँ पे? अलवर में। और ये पहले किससे संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित। फिर बलदेव सालगा, ये अन्य चित्रकार थे। बलदेव क्या था? ये राजाओं को चित्रकला सिखाता था। और जो विनय सिंह था, तो विनय सिंह जो था, विनय सिंह का अलवर शैली में वही स्थान है, राजस्थानी चित्रकला में वही स्थान है जो अकबर का मुगल चित्रकला में। ये खुद चित्रकारी सीखता था बलदेव से, बलदेव इसको चित्रकला सिखाता था। और इसने गुलिस्ता का चित्रांकन करवाया, गुलिस्ता का चित्रांकन करवाया। इसमें 1 लाख रुपए खर्च हुए। इसके मेन चित्रकार कौन थे? बलदेव और गुलाम अली। फिर बलवंत सिंह के समय में जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम थे। शिवदास सिंह के समय नफीरी वादन का चित्रण हुआ। शिवदास सिंह के समय नफीरी वादन का चित्रण हुआ। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किस शैली की विशेषता है? अलवर शैली की। ये याद मत रखो किसने किया, ये ध्यान रखो। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किस शैली की विशेषता है? अरबी शैली, नहीं सॉरी, अलवर शैली की। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी शैली का संतुलित समन्वय है। वैश्यों के चित्र सिर्फ इसी शैली में बने हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सिर्फ इसी शैली में वैश्यों के चित्रों का चित्रण हुआ है। सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों का निर्माण इस शैली की निजी विशेषता है, ठीक है। तो ये तो हमने चित्रकला देख ली। आपके लिए जयपुर शैली थोड़ी इम्पोर्टेंट है, और शुरुआत में मेवाड़ शैली इम्पोर्टेंट है। हाड़ौती शैली कोई ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है नहीं। ये बुक्स आपको ध्यान रखनी है, इतने सारे चित्रकार याद रख नहीं पाएंगे आप। आपको तो जो मुख्य चित्रकार है वो याद रखने। फिर हम लोक कला में चलते हैं। तो लोक कला क्या है? बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, इसको लोक कला कहते हैं। प्रमुख लोक कलाएँ कौन सी है? सांझी। सांझी क्या है? दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। तो कुंवारी कन्याएं जो है सफ़ेद पोती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है। जो
15 दिन है ना, 15 दिन के 15 दिन अलग अलग आकार उकेरे जाते हैं और उन आकारों की क्या करती है, पूजा करती है। इन आकारों को ही सांजी या हांजी आदि नामों से जाना जाता है। तो सांजी को माता पार्वती का रूप मानकर जो कुंवारी कन्याएं हैं अच्छे वर और घर की तलाश या कामना हेतु पूजा करती है। 1 से 10वें दिन तक 1-2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में सांजी की स्थापना की जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। अंतिम 5 दिन की सांजी को क्या कहते हैं, संध्या कोट। फिर मांडने आपको ध्यान ही है, दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी पर, चौखट पर, आंगन पर, चबूतरे पर, पूजा स्थल पर ज्यामितीय आकृतियाँ बनती, जैसे ये बन गया। अब जैसे ये त्रिभुज बन गया, फिर इसमें ये इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया, इस तरह से मांडने टाइप, ये इनको मांडना कहते हैं। वाइट कलर में बनाते हैं। फिर फड़, भीलवाड़ा के शाहपुरा में छिपा जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ये फड़ चित्रण किया जाता है। श्रीलाल जोशी इसके मुख्य चित्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है, फड़। ठीक है, देवताओं के प्रसंग आदि इसके ऊपर लिखते हैं। फिर जो भोपे होते हैं ना, वो भोपे इसको बांध के अपने उस पे रावण हत्था पे और सारे गांव में इसका वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। फिर पाने क्या है, जो हम दीवारों पे चिपकाते हैं नवरात्रों में, देवी देवताओं के चित्र होते हैं उनके ऊपर। फिर कावड़, चित्तौड़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है कावड़ बनाने का। मांगीलाल मिस्त्री इससे संबंधित है। मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, इसमें कई सारे द्वार होते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये द्वार खुल जाते हैं। फिर गोडलिया, तो पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दागने की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को तो कहते हैं अटेरना, और जो दाग बनता है उसको कहते हैं गोडलिया। इससे क्या होता है कि पशु चोरी की घटना कम होती है, पशुओं को पहचानना ईजी हो जाता है। फिर मेहंदी, इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। गोदना, टैटू बताने के बारे में ज़रूरत ही नहीं है। कोठियाँ मतलब जो कोठार होते हैं हमारे स्टोरेज के लिए, मिट्टी के बनाते हैं, है ना। तो उसके अंदर छोटे छोटे जो कोठार होते हैं उसके अंदर दूध दही ये रख लेते हैं, क्योंकि पहले फ्रीज तो होते नहीं थे। इसके अंदर ये सब सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के बने होते हैं तो ठंडे होते हैं। और वो जो बड़े होते हैं उसमें अन्न जो होता है उसका स्टोरेज किया जाता है। फिर व्हील, तो व्हील जैसलमेर की फेमस है। इसके अंदर क्या होता है, बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे से बांध कर घोड़े की लीद मिली हुई चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। तो इसका दैनिक उपयोग क्या है, वस्तुएं और बर्तन सजाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर कठपुतली, धागों से बांध के जो वो पुतलियाँ होती हैं उनको डांस करवाया जाता है, तो वो जो खेल है उसको कठपुतली कहते हैं। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आप कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर से देखना, नहीं तो हम एक लेक्चर लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का ही, जिसमें जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको जो चित्रकला है वो मेवाड़ की, जयपुर की, ये ध्यान रखनी है। और जो चित्रकार है वो महिला चित्रकार, और कुछ विशेषताएं, कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, या जैसे बादाम सी आँखें कौन सी शैली की विशेषता है, मीनाकृत आँखें कौन सी शैली की विशेषता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इनमें से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।